नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इंस्टा पे जो है फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि मेरी जो क्लासेस हैं ग्रेफी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी चलती है। तो अगर आपने अभी तक ग्रेफी जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में वहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको 3-4 क्लासेस वहाँ पर डेली चल रही हैं, बिल्कुल फ्री में चल रही है। तो ग्रेफी वाला जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे और वहाँ पर लॉगिन करके जब सर्च करेंगे डियर गुरुजी तो मेरी आईडी दिख जाएगी और मेरी क्लासेस भी आप लोग वहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड दोनों जो है देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जो है ज़रूर करें, यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारा पेड बैच है आपका चल ही रहा है, अर्जुन वाला बैच। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र आपका 30 मई तक रहने वाला है। ये जो आपका 45 डेज़ का क्रैश कोर्स था जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और जितने भी आपके टॉपिक हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको ये सब जो चीज़ें आपको मिल रही थी, आपकी ये 999,499 में जो आपकी मिल रही थी, इसको जो है कम करके 30 मई तक के लिए, ठीक है, 30 मई तक अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं तो आज से ये लास्ट मंथ का ऑफर है, क्योंकि समय भी आपका बहुत कम बचा आपके एग्ज़ाम में। तो आप जो इसको सिर्फ और सिर्फ कितने में भैया, 250 रुपीज़ में, ठीक है, 250 रुपये में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप PDF से भी पढ़ाई कर सकते हो और क्लासेस के माध्यम से भी आप लोग इन शॉर्ट में जो तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को जुड़ना है, इस वाले चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना है, तो आप लोग जो है DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ को ओपन करो, उसके बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाओ और आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका प्राइस कम चल रहा है तो आप इसको जो है फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और ग्राफी पर जो क्लासेस चलती हैं उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जो आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, आपके एग्जाम में पक्का है। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अकबर से प्रश्न ज्यादा आते हैं, जितने प्रश्न अकबर से बन सकते हैं उन प्रश्नों को एक साथ रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है आज के इन प्रश्नों को। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है। सबसे पहली बात यह कि जो तानसेन है, तानसेन का नाम मियां तानसेन इनका नाम है। पहली बात तो क्या है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, नाम तो इनका मियां तानसेन है या इनका जो रियल नाम है वो मियां तानसेन या राम तनु पांडे है। क्या है भैया, राम तनु पांडे। याद रखें इनका रियल नाम क्या है, राम तनु पांडे या मियां तानसेन नाम है। इनका जो जन्म हुआ है, जन्म वो कहां हुआ है, मध्य प्रदेश। कहां हुआ है डियर, मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के कहां पर, ग्वालियर में। कहां हुआ, इनका जो जन्म हुआ है आप सभी को पता है, इनका जन्म कहां हुआ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, एक ब्राह्मण परिवार में। कहां पर हुआ है, ब्राह्मण परिवार में हुआ है, याद रखेंगे, ब्राह्मण परिवार या ये एक क्या है, ब्राह्मण परिवार में हुआ ये क्या है, हिंदू वर्ग के हैं। ध्यान दीजिएगा किस वर्ग के हैं, हिंदू वर्ग के हैं। क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पर जो दिया जाता है आप लोग याद रखें, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि मियां तानसेन है यानी कि ये मुसलमान वर्ग के हैं, लेकिन ये एक ब्राह्मण परिवार में, जो आप जानते हैं ब्राह्मण परिवार में हिंदू में होता है, आप सभी को याद रखना है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन जो थे आप जानते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। किसके डियर, आप लोग जानते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आप सभी को याद रखना है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत इन्हें जो है
उनकी इनकी ध्रुपद रचनाओं के लिए जाना जाता था। किसके लिए? ध्रुपद रचनाओं के लिए नहीं जाना जाता था, आपको याद रखना है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर, याद रहेगा। हो ग्वालियर। एक का डी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला देखो नेक्स्ट। चलो, कहा गया है जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आइन ए अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डॉट 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 नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। जल्दी से बताएंगे। चलो, तो आप सभी को पता है, कहा गया तासुज जो है, गज को तासुज, क्या लिख दो? तासुज नामक समान भागों में विभाजित किया जाता था। किसके? तासुज नामक समान भागों में विभाजित किया जाता था। आप लोग जानते हैं जो अकबरनामा है, आप सभी को याद रखना है, जो अकबरनामा है, अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली बात तो ये, जो अकबरनामा है, आइन ए अकबरी को ही अकबरनामा भी कह सकते हैं। आइन ए अकबरी, अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? सबसे पहली बात तो ये आप जानते हैं 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक में अकबर के पूर्वज से संबंधित है। पहली पुस्तक क्या है? अकबर के जो है पूर्वज से संबंधित। दूसरी जो पुस्तक है वो अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित। और तीसरा आइन ए अकबरी है। तीसरी क्या है? आइन ए अकबरी। तीनों को देख लो। जो पहली पुस्तक है वह अकबर के शासनकाल, अकबर के पूर्वज, सॉरी, अकबर के पूर्वज पर आधारित है। दूसरा अकबर के शासनकाल, अकबर के शासनकाल को इसमें वर्णित किया गया है। तीसरे में आइन ए अकबरी, तीसरा क्या है आपको याद रखना है? आइन ए अकबरी। यह अकबर के प्रशासन, आपको याद रखना है इसमें क्या है? अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना तथा उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है। आप सभी को याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। जो है अकबरनामा 3 भागों में बांट दिया गया था। क्लियर है? चलो अगला देखो नेक्स्ट। तो तासुज, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। चलो आगे देखो। कहा गया सिकंदरा सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल था। आप जानते हैं सिकंदरा सम्राट जो था वह अकबर का अंतिम विश्राम स्थल था। जो सिकंदरा सम्राट था डियर, किसका? अकबर का अंतिम विश्राम स्थल था, याद रखेंगे। और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? शाहदरा, पाकिस्तान में है। आपको याद रखना है जहांगीर का मकबरा, इसका जो मकबरा है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा। कहां पर है इसका मकबरा? कहाँ है भैया? आप लोग जानते हैं इसका मकबरा कहाँ है? शाहदरा, जो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित सम्राट में से किसका मकबरा पाकिस्तान में है, तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। आपसे पूछ लिया जाए, हाँ ठीक है। अगर हुमायूं का मकबरा पूछ ले, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली।
शाहजहां का मकबरा पूछ ले, ताजमहल आगरा, किसका? ताजमहल आगरा को आप सभी को आंसर लगा देना है। ठीक है, हाँ। कहा गया अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था। अगर हम बात करें तो अकबर के कमांडरों को हम क्या कहते हैं? फौजदार। क्या भैया? अकबर के कमांडरों को हम लोग क्या कहते थे भैया? फौजदार कहते थे, याद रखना। अकबर के कमांडरों को हम लोग क्या कहते थे? फौजदार कहते थे, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ। यहां पर कोतवाल दिया गया है, कोतवाल। तो कोतवाल किसे कहते थे? तो कोतवाल जो है आप जानते हैं अक्सर किसी अन्य शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। क्या करते थे? किले को नियंत्रित करते थे। कौन? कोतवाल। याद रहेगा। चलो आगे देखो। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक 3 खंड इतिहास है। मैंने अभी अभी जस्ट इसके पहले बताया था। कितने खंड आप लोग जानते हैं? 3 खंड इतिहास है, आपको याद रखना है। कितने खंड इतिहास है भैया? 3 खंड इतिहास है, आपको याद रखना है। हाँ, तो अकबरनामा को याद रखना है 3 खंड में, पहली बात। और अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 3 खंड में यह विभाजित है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि इसका तीसरा खंड किससे संबंधित है? तीसरा खंड संबंधित है, हाँ। पहला खंड अकबर के पूर्वज से संबंधित है, मैंने अभी बताया। पहला खंड किससे? अकबर के पूर्वज से संबंधित है। दूसरा इनके शासनकाल से संबंधित है। और तीसरा किससे संबंधित है? आप लोग जानते हैं आइन ए अकबरी जो है वो क्या है? तीसरा खंड है, याद रखना है। आइन ए अकबरी क्या है? तीसरा खंड, जिसमें इनकी गृहस्थी, जिसमें क्या है? तीसरे खंड में आप लोग जानते हैं अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व को उसमें बताया गया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था? आपको बताना है अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था। जल्दी से बताओ, किस संत के सम्मान में बनवाया था? आप लोग जानते हैं मुगल बादशाह अकबर ने शेख सलीम चिश्ती, किसके शासन का सम्मान में? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। कब बनवाया था यह भी जान लीजिए। आप लोग जानते हैं 1572 से 1585 ईस्वी के बीच में। कब बनवाया? 1572 से 1585 के बीच में। और आप लोग जानते हैं वह फतेहपुर सीकरी को ही अपना राजधानी भी बनाया था। क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में भी उसने अपनी राजधानी बनाई थी। आप लोग जानते हैं इसका निर्माण उसने बलुआ पत्थर से किया। और यह जो है आप लोग जानते हैं इन्हीं के शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवा दिया था। किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया? इसमें से किसका शासन ऐसा था जो एक मॉडल बन गया था और अकबर ने ही उसी के शासनकाल को कंटिन्यू किया था? आप लोग जानते हैं इसमें से सबसे अच्छा, इनमें से ढूंढ के देखो सबसे अच्छा शासक कौन दिखेगा? शेरशाह सूरी, जिसकी पहचान अभी भी है ग्रैंड ट्रंक रोड, अभी भी वह इतनी मजबूती से है। ठीक है। चल, तो वह शेरशाह सूरी की मॉडल पर कार्य किया था। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया? 1579
में महजरनामा जारी किया। सबसे पहली बात तो ये कि यह जो महजरनामा है यह किसने जारी किया है, फटाफट बताओ। तो आप लोग जानते हैं अकबर ने, किसने भैया, अकबर ने 1579 में महजरनामा जारी किया। महजरनामा का मतलब क्या होता है बताओ जरा, महजरनामा का मतलब क्या होता है। तो महजरनामा का आशय है इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार। इस्लाम के धार्मिक कानूनों को, इस्लाम के धार्मिक कानूनों, इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार, बदलने, इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार। इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार, जिसमें महजरनामा जारी किया गया अकबर के द्वारा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अकबरनामा किसकी रचना है। तो आप लोग जानते हैं अबुल फजल, किसकी रचना है, अबुल फजल, जो कितने खंड में है, जो कितने खंड में है आप लोग जानते हैं 3 खंड में, ठीक है। दूसरी बात, अकबरनामा को अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में, फारसी भाषा में। अकबरनामा को अबुल फजल ने किस भाषा में लिखा था, आप लोग जानते हैं फारसी भाषा में लिखा था, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह जो अकबरनामा है 12 वर्ष में बनी थी, 12 वर्ष में पूर्ण हुई। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया, जल्दी से बताओ। हाँ, किसने किया, अकबर ने। किसने किया, आपको याद रखना है, अकबर ने किया। आपको यह याद रखना है, कहा अगर पूछा जाए किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाने लगा, तो वह कौन है, अकबर ने ऐसा किया था। याद रखेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर कर दिया है उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है भैया। चल, कहा गया मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। अबवाब क्या है ये बताओ मुझे। अबवाब आप लोग जानते हैं मुगल काल पूर्ण रूप से क्या था, फारसी भाषा में यह ज्यादा प्रयोग, फारसी भाषा का प्रयोग इस शासनकाल में ज्यादा किया गया था। आप लोग जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो समझो, यह जो था अबवाब, ये क्या था, भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाया जाने वाला कर था। क्या था, एक कर था जिसका नाम अबवाब था। आप लोग जानते हैं मुगल भारत में जो है, मुगल जो थे वह भारत में भूमि पर जो है, भारत में भूमि पर मूल किराए से ऊपर कर लगाते थे। तो वही जो मूल किराए से ऊपर जो कर लगाते थे, मूल किराए से जो ऊपर कर लगाते थे, जो है वह आप लोग जानते हैं सभी अस्थाई और क्या थी, परिस्थिति जन्य कर।
और नियमित करों के ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं, अबवाब। यानी एक नियमित कर होता था, उस नियमित कर के ऊपर यानी जो उससे अधिक कर लगता था उसे क्या कहते थे, अबवाब कहते थे। आपको याद रखना है। तो हम सीधी सीधी छोटी भाषा में कह सकते हैं, भूमि पर मूल किराए से ऊपर जो लगाया जाने वाला कर था वो क्या था, वही अबवाब था। आइन ए अकबरी के पुस्तक कौन है, अबुल फजल है, क्योंकि इन्होंने ही अकबरनामा लिखा था। और अकबरनामा आप लोग जानते हैं क्या किया था, इन्होंने ही अकबरनामा लिखा था। आइन ए जो अकबरी है, सबसे पहली बात यह है कि अकबर के प्रशासन, गृहस्थी और इनकी सेना या सैन्य पर आधारित है आइन ए अकबरी, जो 16वीं शताब्दी में, जो 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है, जो सम्राट जो है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य में प्रशासन का रिकॉर्ड रखता है, जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। मैंने अभी इसके जो है पूरा डिटेल करवाया है। जो अबुल फजल हैं, इन्होंने आइन ए अकबरी को किस भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में, फारसी भाषा में इन्होंने लिख दिया है। तो याद रखेंगे फारसी भाषा में। आप जानते हैं ये अकबरनामा का तीसरा खंड है। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है, जिसका तीसरा खंड कौन है, आइन ए अकबरी। क्लियर है? आगे देखें, कहा गया आइन निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया। आपको बताना है इनमें से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया। हाँ, आप लोग जानते हैं इसका आशय होता है ईश्वर का धर्म। ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है, ईश्वर का धर्म, जिसे 1582 ईस्वी में, जिसे 1582 ईस्वी में किसने शुरू किया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही। आप जानते हैं चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना समझा, दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है, ईश्वर का धर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइन ए अकबरी के लेखक फिर वही आया, अबुल फजल। बार बार वही बात आ रहा है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो आपको रट लेना है, याद रखना है, अबुल फजल। 14 का भी जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। इसमें बताओ क्या आंसर आने वाला, जल्दी से बताओ थोड़ा। चलिए ठीक है, आपको बताना है अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आप लोग जानते हैं अबुल फजल है। ठीक है, अकबरनामा का ही तीसरा खंड क्या है, आप लोग जानते हैं आइन ए अकबरी है। और आपको पता है कि आइन ए अकबरी को 16वीं शताब्दी में लिखा गया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी,
उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ध्यान दीजिएगा, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? जल्दी जल्दी बताओ, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आप लोग जानो, जो आगरा का किला है, पूरी बात ध्यान से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना। जो आगरा का किला है, आगरा का किला, इसको, इसके निर्माण का प्रारंभ, इसका शुरुआत, निर्माण प्रारंभ अगर बात किया जाए तो निर्माण प्रारंभ करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। कब? लगभग 1565 के आसपास। कहां पर? लगभग 1565 ईस्वी के आसपास में आगरा के किले का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने शुरू कराया तो यहाँ पर आंसर आएगा किसने? अकबर का नाम आएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बाद में इनका पोता कौन था? शाहजहां। इनका पोता कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, जहां पर अपने पिता को इसने क्या किया था? कैद करके रखा था, बंदी बना के रखा था। इसने क्या किया? अपने पिता को उसी में कैद करके रखा था, आप सभी को बताएंगे। और यहां पर शाहजहां ने ही आगरा के किले में अधिकांश संगमरमर का प्रयोग करवाया है। किसका प्रयोग करवाया है? संगमरमर का प्रयोग करवाया है, आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा, जैसे संगमरमर को एक्स्ट्रा जोड़ा था इन्होंने, आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया? संगमरमर को एक्स्ट्रा जोड़ा था बनवाने के बाद। जैसे उन्होंने जो भी निर्माण करवाया था, जब इन्होंने अपने कब्जे में उसे लिया तो उसमें संगमरमर का अधिकांश प्रयोग किया इन्होंने। तो याद रखना है, आंसर यहाँ पर क्या आएगा? अकबर आएगा। बाद में इनके पोते, आप जानते हैं, शाहजहां ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। अकबर के समय में सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार। अकबर के समय में सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग जानते हैं, फौजदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का सामना किया था? अगर पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का सामना किया था, अगर किस शासक की सेना के बारे में बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं, चलो, हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्होंने अकबर के सेना का सामना किया था। महाराणा प्रताप ने क्या किया था? अकबर के सेना का जो है सामना किया था। आप लोग जानते हैं हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वह 15 जून 1576 ईस्वी में हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 15 जून और 1576 ईस्वी। कब हुआ? आप लोग याद रखेंगे, 15 जून हल्दी घाटी की लड़ाई थी। सॉरी, कह रहे 15 जून, 18 जून, सॉरी डियर। कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। आप लोग जानते हैं मेवाड़ के राजा, जिनका नाम था महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट, आप लोग जानते हैं मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच, आप लोग जानते हैं, हाँ, यहां पर लड़ा गया था। ठीक है। और आप लोग जानते हैं इस युद्ध में जो मेवाड़ की सेना थी वो अकबर की सेना से पराजित हो गई थी। आप जानते हैं मेवाड़ की सेना की हार हुई, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना की हार हो गई और महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने बहादुर
प्रतिरोध को जारी रखते हुए बच गए थे, इसलिए ये बच गए थे उस वक्त। जाट और सावर शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित है? आप याद रखेंगे जाट और सावर जो है ये किससे आप लोग जानते हैं? तो आप लोग जानते हैं जाट और सावर के बारे में बात करें तो ये क्या है? मनसबदारी प्रणाली से ये क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रखेंगे भैया, मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है जाट और जो सावर है किससे? मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सावर रैंक विशेष रूप में आप लोग जानते हैं अकबर के शासनकाल में कुशल थे। ठीक है भैया, हाँ चलो क्लियर है? चलो कहा गया है किसकी मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद यानी 1605 ईस्वी में हुई। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर भैया को इन्हीं की मृत्यु कब हुई? 1905 में हुई और उसके सिंहासन के बैठने के बाद लगभग 50 वर्ष के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, हाँ, यानी इनका जो काल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया था। आप सभी को इसे भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अंतिम प्रश्न है कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। आप लोग जानते हैं गुलबदन बेगम मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले मुगल सम्राट बाबर की सबसे छोटी बेटी थी और इन्होंने अपने सौतेले, याद रखेंगे सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूंनामा के लेखक के रूप में वह अच्छी तरह से जानी जाती हैं, जिसे उसने अपने भतीजे सम्राट के अनुरोध पर लिखा था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी किसने लिखा? गुलबदन बेगम। ठीक है डियर, तो ठीक है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।